टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है ये आपके एग्जाम्स के लिए जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 1872 उसके जो एमसीक्यूज होते हैं उसके प्रैक्टिस के लिए ये वीडियो बनाई गई है। क्योंकि आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लें, कितने भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका ये क्लियर नहीं होता है। इसके अलावा ये वीडियो आपके लिए वहां पर भी लाभदायक है कि आपको पता चल सके कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम अर्थात इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये जो कलेक्शन है वीडियो में क्वेश्चंस का, वो इस तरह के क्वेश्चन है जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें उन क्वेश्चंस का भी कलेक्शन किया गया है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के साथ सौदा नहीं करता है। क्या साक्ष्य की सुसंगतता, साक्ष्य की विश्वसनीयता, साक्ष्य की स्वीकार्यता या साक्ष्य की अस्वीकृति। देखिए, जो भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 पढ़ा है उन सबको पता होगा कि साक्ष्य की अस्वीकृति से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है, या कहीं पर भी ये नहीं किया जाएगा कि हम उस साक्ष्य को अस्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसा कहीं पर भी कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर डी, साक्ष्य की अस्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही हैं। साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य का मतलब है और इसमें शामिल है कि साक्ष्य का मतलब क्या है। देखिए, जब आपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ा होगा तो उसकी जो सेक्शन 3 है उसमें बताया गया है कि सेक्शन मतलब साक्ष्य हम किसको कहते हैं। अब इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहले इसमें ये देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है। तो पहला है मौखिक साक्ष्य, कौन से कथन सही है, हमें ये फोकस करना है कौन से कथन सही है। ठीक है, जिसमें साक्ष्य का मतलब है साक्ष्य क्या है और उसमें शामिल है, किसमें शामिल है, साक्ष्य में। क्वेश्चन को समझने की जरूरत होती है कि क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि साक्ष्य में कौन कौन शामिल है या साक्ष्य का मतलब क्या है और इनमें से कौन से कथन सही है, ये हमें बताना है। पॉइंट है मौखिक साक्ष्य, कि क्या मौखिक साक्ष्य साक्ष्य में शामिल है या नहीं है। तो आपको पता ही होगा कि मौखिक साक्ष्य में शामिल होता ही है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को छोड़कर सभी दस्तावेज। तो क्या ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य छोड़कर सभी दस्तावेज जो है वो साक्ष्य में शामिल होते हैं। तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सहित सभी दस्तावेज, कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी सभी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट में शामिल है। तो आपने पढ़ा होगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को छोड़कर सभी दस्तावेज, अब इनमें हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या। जैसे हम कहते हैं कि पहले मौखिक साक्ष्य, इसका तो हमें पता ही है कि मौखिक साक्ष्य है। हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका होता है वो ये भी होता है कि जिसका हमें 100% श्योर है। फॉर एग्जाम्पल कि हमें ये श्योर है 100% कि ये तो होता ही होता है कि मौखिक साक्ष्य उसमें साक्ष्य में शामिल होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ ऑप्शन दे रखा है। तो देखिए, पहला है ऑप्शन ए में 1 पॉइंट है, इसमें केवल 1 है, और ए और जो ये आपका ऑप्शन डी है इसमें पहला और तीसरा है। अब हम इसको कह सकते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इसके अंदर है। तो अब हमने जो इसको एलिमिनेट प्रोसेस किया, तो अब इन 3 में से एक है। अब इन 3 में से एक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को छोड़कर सभी दस्तावेज, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी उसमें शामिल होता है। इसका मतलब ये कि ये जो पॉइंट है वो गलत दिया गया है। तो अब हम देखेंगे कि कहां पर जहां पर 2 होगा वहां पर वो सही ऑप्शन नहीं है। तो इसमें 2 यहां पर दे रखा है, ये 3 अगर हम इसकी बात करें तो ये 1 में ये तीनों थे, लेकिन अब हम 2 की बात करें तो 2 ये नहीं होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। पहले ये गलत हुआ, अब ये गलत हो गया। अब केवल 1 है, तो इसका मतलब ये है कि ये शामिल होना जरूरी है क्योंकि हम उसको नहीं छोड़ सकते इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, क्योंकि 2008 का जो अमेंडमेंट था और 2000 में जब भी इंडियन एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था, आईटी एक्ट बना था हमारा, तो तब हमने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को उसमें इंक्लूड किया था। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से हमारे आर एल अड्डा की टीम में जिस भी टीचर से आपने पढ़ा होगा उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा ही दिया होगा। तो केवल ये नहीं हो सकता है। अब ये भी एलिमिनेट हो चुका है, ये भी एलिमिनेट हो चुका है, ये भी एलिमिनेट हो चुका है।
अब ऑप्शन बचता है सिर्फ ये। तो ये एक तरीका होता है कि आप जिसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको 100% नहीं भी आता है तब भी आप इस तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पता है तो आप इसमें देख सकते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है। अब ये नहीं होना चाहिए तो ये कट जाएगा, पहला और तीसरा है तो आप डायरेक्ट इसको मार्क कर सकते हैं। ये तरीका है कि आप किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कई तरीके होते हैं, हम इन पे डिस्कस करेंगे जैसे जरूरत पड़ेगी। तो इसका ऑप्शन है उत्तर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा के प्रकाश में कौन सा कथन सही है? देखिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ये फोकस करना होता है कि क्या पूछा जा रहा है। इन्होंने कहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है, पहला है सूचना देने वाले व्यक्ति को अपराध का अभियुक्त होना चाहिए, क्या ऐसा है? दूसरा है उसे पुलिस की हिरासत में होना चाहिए। तीसरा है उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी से एक सुसंगत तथ्य की खोज की जानी चाहिए, यानी कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो दी जानी चाहिए। अब इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो जो सूचना दे रहा है उस व्यक्ति को अपराध का अभियुक्त होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है गलत है और हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी सही नहीं है। दूसरा, उसे पुलिस की हिरासत में होना चाहिए, ऐसा भी जरूरी हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए अगर हम इसके पॉइंट के हिसाब से देखें कौन से सही नहीं है, तो ये भी सही नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी में से एक सुसंगत तथ्य की खोज की जानी चाहिए, सुसंगत तथ्य की खोज की जानी चाहिए। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सुसंगत तथ्य की खोज हो ही हो, कभी कोई और भी पॉइंट हो सकता है। तो ये भी इसमें से सही नहीं है। अब ये क्या है कि ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। अब कौन सा कथन सही नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई भी कथन जो है वो सही नहीं है। ना ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका उत्तर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धांत का फाल्सस इन यूनो फाल्सस इन ऑमनिबस है। मतलब इसका जो ये सिद्धांत है इसका मीनिंग क्या है, ये इसमें इन्होंने पूछा है। तो जब आप एविडेंस एक्ट आपने पढ़ा होगा तो उसमें जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पर यह है कि ये सिद्धांत है ये भारत में लागू नहीं होता है। इस सिद्धांत को जो है भारत में लागू नहीं किया जाता है क्योंकि, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका उत्तर है उत्तर सी, भारत में लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के रूप में सुसंगत के रूप में मौखिक स्वीकृति बनाने के लिए शर्तों का निर्धारित करता है? कि कौन सी ऐसी हैं जो कि मौखिक शर्तों को जो है निर्धारित किया जाता है? इसके जो ऑप्शन है हम वो देख लेंगे। इसका ऑप्शन है धारा 21, धारा 22, धारा 24 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है उत्तर बी, धारा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वीन बनाम अब्दुल्ला 1885 के सभी मामले कानून से संबंधित हैं। कि क्वीन बनाम अब्दुल्ला का जो वाद है वो जितने भी उसमें वाद हुए किससे संबंधित हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका खास ध्यान रखेंगे कि क्वीन बनाम अब्दुल्ला ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसको आप अपने पास नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है आचरण, परिणाम, मकसद या तैयारी। इसका आंसर है उत्तर ए, आचरण।
की है, आचरण से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अर्थ है कि एक तथ्य साबित किया जाए? क्वेड प्रोबेंडम, मॉडस प्रोमेंडाई, दोनों ए और बी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है उत्तर ए, क्वाइड प्रोबेंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोपी व्यक्ति की पहचान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में किससे संबंधित है? आरोपी व्यक्ति की पहचान, कि अगर किसी व्यक्ति को आरोपी बनाया गया, उसकी जो पहचान कराई जाती है, जिसको हम हिंदी में शिनाख्त परेड भी बोलते हैं। देखिए, पहचान, आरोपी व्यक्ति की पहचान, या तो आंसर क्वेश्चन इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, या कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो शिनाख्त परेड है, शिनाख्त परेड की जो शिनाख्त आइडेंटिटी परेड भी बोला जाता है इसको, आइडेंटिटी की शिनाख्त, पहचान कराना, कि जो शिनाख्त परेड है वो भारतीय अधिनियम की किस धाराओं में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है धारा 6, धारा 9, धारा 11 या धारा 27। आपने पढ़ा होगा, ये 100% आपको बताया ही गया होगा, तो ये यहाँ पर एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा और पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। तो इसका आंसर आपको, मुझे लगता है सभी को पता होगा, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर है उत्तर बी, धारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथ्य जो अन्यथा सुसंगत हो जाते हैं यदि वे असंगत हैं, या किसी भी विवाचक तथ्य या एक सुसंगत तथ्य को अत्यधिक संभावित या अनुचित बनाते हैं। इसके ऑप्शन है, सुसंगत नहीं हो सकता, साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के तहत सुसंगत है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत सुसंगत, साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के तहत सुसंगत। इसका आंसर है ऑप्शन बी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के तहत सुसंगत, क्योंकि धारा 11 बताती है कि वे तथ्य जो कहीं और पर सुसंगत नहीं है वो कब सुसंगत हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्राइड्स इन द बाथ मामला भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा पर आधारित है? धारा 16, धारा 15, धारा 14 या धारा 11? इसका उत्तर है उत्तर बी, धारा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्वीकृति को परिभाषित करती है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको याद होना ही चाहिए। धारा 17, धारा 18, धारा 19 या धारा 20? इसका आंसर है उत्तर ए, धारा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट के सामने समस्वीकृति सुसंगत है? धारा 24, धारा 25, धारा 26 या धारा 27? इसका उत्तर है धारा 26, उत्तर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा वाद के तथ्यों द्वारा पुष्टि के सिद्धांत से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं धारा 27, धारा 115, धारा 102 या धारा 165। इसका उत्तर है उत्तर ए, धारा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की सही स्थिति है? स्वीकृति निश्चयात्मक साक्ष्य है, निश्चयात्मक सभी परिस्थितियों में विबंध के रूप में काम, या स्वीकृति स्वीकार किए गए मामले के निर्णायक परिणाम नहीं है, लेकिन वे कुछ परिस्थितियों में विबंध के रूप में काम कर सकते हैं। तो जो लास्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, ये आपने पढ़ा ही होगा बिल्कुल निश्चित रूप से। तो इसका उत्तर है उत्तर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वीन बनाम अब्दुल्ला से संबंधित है। इसके ऑप्शन है सबूत का भार, विशेषाधिकार प्राप्त समसूचना, समस्वीकृति या मृत्युकालिक कथन। देख, क्वीन बनाम अब्दुल्ला का बाद मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि कई मामलों में इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में अगर इंडियन एविडेंस एक्ट सिलेबस में है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मृत्युकालिक कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य के स्वीकार्य के रूप में आवश्यकता नियम निहित है? इसके ऑप्शन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 31,
साक्ष्य अधिनियम की धारा 32, साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 या साक्ष्य अधिनियम की धारा 61? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 32। देखिए, आवश्यकता का नियम की जो इन्होंने बात की है कि ये क्या है, तो भाई अगर कोई व्यक्ति मर गया है, मिल नहीं रहा, या किसी व्यक्ति को लाना ही पॉसिबल नहीं है, या जरूरत से ज्यादा खर्च उस पर हो रहा है, या टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ये सारी आवश्यकता है कि जिससे कि ट्रायल डिले ना हो और सही न्याय मिल सके। अब कोई व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दिया और उसकी मृत्यु कारित हो गई है, तो धारा 32 डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है कि उसने अपने अंतिम समय में क्या किया। तो ये जो सारी चीजों को रखा गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, ये आवश्यकता नियम के तहत की पुष्टि करता है, और ये जरूरी हो जाता है किसी भी ट्रायल को सही तरीके से चलने के लिए या निर्णय देने के लिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 का कौन सा भाग उन दलों के बीच संबंधों का तथ्य बनाता है जो जीवित नहीं है, सुसंगत है? देखिए, संबंधों की बात की जा रही है, हमें क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बीच संबंधों का तथ्य है, और संबंधों के बारे में कहां बात की जा रही है? उपधारा 1, उपधारा 3, उपधारा 5 या उपधारा 6 में। इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपधारा 5। जब आप धारा 32 पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट की, तब आपको ये वहां पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें 8 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से एक संबंधों की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 से 44 तक किसके बारे में है? वर्ण, तीसरे व्यक्तियों की राय, निर्णय, डिक्री और आदेश, या विशेष परिस्थितियों में दिए गए बयान। 40 से 44 तक देखिए, कोई भी एक्ट हो, आपको जो उसका जो एक तरह से बिल्कुल कंटेंट होता है, उसका जो हेडिंग होती है किसी भी सेक्शन की, वो तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। उसके बाद से ही तो बिल्कुल ये उसकी हेडिंग से ही लिया गया है कि वहां पर किन के बारे में बात की गई है, धारा 40 से 44 तक। तो इसका आंसर है उत्तर सी, निर्णय, डिक्री और आदेश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा कानून की पुस्तकों में निहित किसी कानून के अनुसार कथनों की सुसंगतता से संबंधित है? धारा 37, धारा 38, धारा 36 या धारा 39? इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस इंटर एलिया एक्टा प्राप्य है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिस इंटर एलिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। किससे संबंधित है, कहां पर ये प्राप्त किया जाता है? कि धारा 48 के तहत, धारा 47, धारा 46 या धारा 45? इसका आंसर है उत्तर सी, अर्थात साक्ष्य अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची से मेल, ये सूची है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, इनको इससे मैच करना है, इन सूची को इनसे मैच करना है। तो अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न है, साक्ष्य की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप है, अपमानित या शुद्ध करने के लिए आश्रित प्रश्न, इसके अलावा पक्षकार द्वारा है अपने ही गवाह से प्रश्न। देखिए, या तो ये आपको पूरे सब आपको याद हो, या इसका एक तरीका है जिस पर हमने अभी डिस्कस किया था कि आपको इनमें से कौन सा पता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ज्यादातर लोगों को ये पता होता है कि पक्षकार द्वारा अपने ही गवाह से प्रश्न कब किया जाता है, कि जब वो होस्टाइल हो जाता है। होस्टाइल का आपने पक्षद्रोही साक्ष्य पढ़ा होगा, तो उसके बारे में सब लोग जानते हैं कि पक्षकार द्वारा अपने ही गवाह से प्रश्न जो है वो धारा 154 में दिया गया है। मान लो ये पता है, क्योंकि ये बड़ा कॉमन है, ये लगभग सभी को पता होता है। आपको नहीं पता है तो आपको अब पता चल जाएगा, तो ये याद होना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि धारा 154 में ये दिया गया है। अब आप देखिए कि घे का कौन सा पॉइंट है जो 3 के बारे में बात करता है। ये आ गया, ये चारों ही इसमें दिए हुए हैं, चारों ही इसमें दिए हुए हैं, यानी कि अब आपको इससे कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। ठीक है, दूसरी अब हम बात करते हैं कि मान लो आपको ये पता है कि अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न जो है कौन सी सेक्शन में दिए हुए हैं। ये 151 में दिए गए हैं, ये रहा। अब आप ये देखिए कि जो पहला है उसमें चौथा पॉइंट जो है कहां दिया गया है। अब चौथा पॉइंट यहां पर है और यहां पर है, इसका मतलब ये कि ये दोनों मैच कर गए कि ये तो अब है ही नहीं। अब आपको इनमें से ये चेक करने की
जरूरत नहीं है। अब या तो तीसरा पॉइंट आपको पता हो कि इन दोनों में से ये और ये कहां पर है, या नहीं होता तो अब आपके चांस ये हो गए कि आपका अगर नहीं पता तो आपका 50% चांस सही कहें और 50% गलत कहें। तो कम से कम ये आपने अगर एक्सक्लूड कर दिए तो अब आपके चांस बढ़ जाएंगे, 50% होगा कि या तो सही ये भी हो सकता है। मान लो आप इसको कर दें कि ये होता है 155, अगर आपको नहीं पता है या आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके 50% चांस है कि या तो ये बनेगा यहाँ पर या दूसरा ये पॉइंट बनेगा। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आप फिर इस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे साक्षी की अगर हम विश्वसनीयता पर अधिक्षेप की बात करते हैं तो ये 155 में दिया हुआ है, ये 155 में दिया हुआ है, तो आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 155 में है, ये यहाँ पर है। अब खे पॉइंट जो पहला है, खे का पहला यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपका आंसर यहाँ से ये सही हो जाएगा। ये एलिमिनेट प्रोसेस भी कहलाता है। और आपको कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको एक ही पता है और वहां पर ऑप्शन में एक ही मिल जाता है तो आप वहां से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सॉल्व करने का एक तरीका है, इस तरह से चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर है उत्तर डी, जो हमने अभी ये निकाला है मैच करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलविंदर बनाम पंजाब राज्य निम्नलिखित में किससे संबंधित है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है पलविंदर का। पंजाब राज्य का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पलविंदर कौर है, ठीक है। इसके ऑप्शन है समस्वीकृति, मृतकालिक कथन, खाते की पुस्तकों में प्रविष्टियां, या निर्णयों की सुसंगता। इसका आंसर है ऑप्शन ए समस्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर ये मैच करने का आ गया है। मैच करने का वही तरीका मैंने आपको बताया कि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उसको देख सकते हैं कहां से जो है किसको मैच कर रहा है। ये हमें मैच करना है। ये इंपॉर्टेंट केस है, जैसे काथी कालू का केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका आंसर है, जब आप इनको मैच करेंगे, आपने पढ़े होंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा, इसका आंसर है उत्तर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, इनमें सूची को मैच करना है। जो मैंने आपको बताया आप उस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपको एक भी पता है तो भी आप उस तरह से उसको करने की कोशिश कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो तो इसलिए हम इस पर ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि फिर बाकी क्वेश्चन से रह जाएंगे या फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। तो जो तरीका आपको एक बार बता दिया, आप उसी पर प्रैक्टिस कीजिए। आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने लगेंगे। तो इसका आंसर है उत्तर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा धारा कहता है कि उत्पीड़न, धमकी या वचन के कारण दिया गया बयान विसंगत है? धारा 25, 26, 27, बिल्कुल उसकी हेडिंग से ही क्वेश्चन लिया गया है। तो इसका उत्तर है उत्तर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीकृति और समस्वीकृति है। अनुश्रुत साक्ष्य के लिए अपवाद, अनुश्रुत साक्ष्य का हिस्सा, सुसंगत साक्ष्य बनाए, या सबूत पर साक्ष्य में स्वीकार किया गया। इसके ऑप्शन है पहला, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा और चौथा, पहला और दूसरा, या जो है ऑप्शन डी है। इसका आंसर पहला, तीसरा और चौथा, ये इसके लिए सही बैठते हैं। इसका आंसर है उत्तर डी, पहला, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियुक्त के द्वारा की गई समस्वीकृति केवल उसके विरुद्ध ही सुसंगत है, ऐसा कौन सी सेक्शन में कहा गया है? धारा 23, धारा 25, धारा 28 या धारा 30? इसका उत्तर है धारा 30। जब भी हम सह अभियुक्त की बात करते हैं, या अगर कोई अभियुक्त है, सह अभियुक्त है और उसमें से एक बंदा कन्फेशन कर लेता है तो वो उसी के अगेंस्ट होता है, ऐसा धारा 30 में बताया गया है। जब आप धारा 30 पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रथा के प्रमाण का तरीका किसमें निहित है? कि कोई प्रथा है, वो उसको प्रमाणित अगर करना है तो किस तरीके से हम उसको प्रमाणित कर सकते हैं? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 का 4, 32(7) या धारा 48 या उपरोक्त सभी? इसका उत्तर है उत्तर ए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 का जो चौथा की जो सबसेक्शन है, चौथी है, उसमें ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 57 के तहत एक न्यायालय न्यायिक नोटिस नहीं ले सकता है। सड़क का शासन भूमि पर या समुद्र में, सार्वजनिक इतिहास के मामले जिनके लिए उपयुक्त पुस्तकों का सहारा लेना पड़ता है, विवादास्पद कुख्यात तथ्य, एक अखबार की रिपोर्ट। इसका उत्तर है उत्तर डी, एक अखबार की रिपोर्ट को कभी भी न्यायालय जो है न्यायिक नोटिस के तहत नहीं ले सकता है। आपको याद होगा एक मूवी आई थी जॉली एलएलबी। जॉली एलएलबी में जो अरशद वारसी है, वो एक न्यूज़पेपर की कटिंग को दिखाते हैं कि भाई सारे अखबारों में लिखा है कि एक्सीडेंट उसके द्वारा किया गया है, तो उसमें वही कहा जाता है कि भाई अखबार की रिपोर्ट जो है होती है वो साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं होती है। तो अगर आप इसको वहां से रिलेट करेंगे तो भी आपको ये याद आ जाएगा। एक जॉली एलएलबी मूवी आई थी, वहां पर ये था, तो वो इसीलिए इन्होंने एक्सेप्ट वहां पर मूवी में उस तरह का दिखाया था, क्योंकि अखबार की रिपोर्ट जो है न्यायिक नोटिस नहीं लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा इस सिद्धांत को मान्यता देती है कि अनुश्रुत साक्ष्य कोई प्रमाण नहीं है? धारा 60, धारा 64, 91 या 92? इसका आंसर है उत्तर ए, धारा 60। जब आप धारा 60 पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी साक्ष्य है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट होना चाहिए, कि जिसने जो भी चीज देखी है या सुनी है वो खुद आकर साक्ष्य दे। ऐसा नहीं है कि किसी कोई और देखा, उसने किसी और को बताया। मान लो एक मिनट, मान लो ए ने कोई चीज देखी, सुनी या कही, अब उसने बी को बताया, बी ने सी को बताया और सी ने डी को बताया, और डी आकर ये कोर्ट में गवाही देना चाहे या कोई प्रमाण देना चाहे तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सुना सुनाया है। तो डायरेक्ट जिसने देखा है वही कहेगा। और ऐसा प्रोविजन कहां दिया गया है? सेक्शन 60 में, सेक्शन 60 में ये प्रोविजन दिया गया है। ये आपको डिटेल में पढ़ाया ही गया होगा, बड़ा आसान सी चीज है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 62 के साथ संबंधित है कि धारा 62 में क्या बताया गया है? प्राथमिक साक्ष्य है, द्वितीयक साक्ष्य है, प्राथमिक साक्ष्य द्वारा दस्तावेजों का प्रमाण है, या ऐसे मामले जिनमें दस्तावेजों से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य दिए जा सकते हैं? इसका आंसर है उत्तर ए, प्राथमिक साक्ष्य। धारा 62 में प्राथमिक साक्ष्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज के प्राथमिक साक्ष्य का मतलब है? प्राथमिक साक्ष्य किसे कहेंगे? ठीक है, काफी डिटेल में पढ़ाया जाता है टॉपिक, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस आपने जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं, और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं प्री में भी और मेंस में भी। ये आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस, जिसे हम प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साक्ष्य अधिनियम के, जहां पर प्री से भी और मेन से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसके ऑप्शन है, यह प्रमाणित प्रति है, मतलब अटेस्टेड कॉपी जो होती है, ये जेरोक्स कॉपी है, फोटो कॉपी की बात की जा रही है। देखिए ये आप लैंग्वेज पर देखिए, लॉ स्टूडेंट की लैंग्वेज पर कमांड होना बहुत जरूरी है, कि लैंग्वेज पर उसकी कमांड हो कि क्या लिखा है। देखिए प्रमाणित प्रति और ये जेरोक्स कॉपी। प्रमाणित प्रति मतलब जो अटेस्ट की जाती है कि हाँ भाई ये प्रमाणित किया जाता है। दूसरा जेरोक्स कॉपी सिंपल फोटोस्टेट है। दस्तावेज स्वयं, कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो दस्तावेज खुद, और प्रमाणित प्रति। ठीक है, तो दस्तावेज स्वयं जो ओरिजिनल कॉपी होती है, ये उसकी बात की जा रही है, ओरिजिनल कॉपी की। तो आपने पढ़ रखा होगा बहुत अच्छे तरीके से, टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आंसर है उत्तर सी, दस्तावेज स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा मूल से बनाई गई प्रतियां, मूल से तुलना या तुलना की गई प्रतियां, दस्तावेजों के समकक्ष, या लिथोग्राफी? इसका उत्तर है उत्तर डी, लिथोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा प्रदान करती है कि दस्तावेज की सामग्री को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए?
कि प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए, ऐसा कौन सी धारा कहती है? धारा 61, धारा 62, धारा 63 या धारा 64? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच करने के लिए है कि कहां पर कौन सा ऑप्शन आता है। तो ये आपको पता ही होगा कि पहले कोशिश कीजिए, जो मैंने आपको बताया कि सबूत का भार किस में है, किस पर सबूत का भार है, या विशेष रूप से विशेष तथ्य के रूप में कौन सा है, विशेष ज्ञान के रूप में। ये जो होते हैं कभी कभी जैसे 101, 102, 103, ये कंफ्यूज कर देते हैं और अक्सर ये याद नहीं रह पाते हैं। तो इसके लिए आसान सा एक तरीका यही है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये जो है सॉल्व होने करने में आसानी रहेगी। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस भाग में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान उल्लेख है। धारा 59, धारा 63, धारा 65A या धारा 67A? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 65A। देखिए, मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले बताया था कि सन 2000 में जब आईटी एक्ट बना था, उसके बाद अमेंडमेंट किए गए थे। तो आपको इतना पता होगा कि जब भी कोई अमेंडमेंट पहले किया जाता था तो उसमें उसको ABCD के पॉइंट से जोड़ दिया जाता था। तो आप अगर वो भी आप उसमें लॉजिक लगाना चाहें, तो जब कि कोई अमेंडमेंट हो रहा है, अब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात की है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात की गई है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को विशेष प्रावधान उल्लेख किया गया, तो उसको बाद में ही जोड़ा गया होगा, क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नाम की कोई चीज थी नहीं, तो वो ABCD के तहत ही जोड़ा जाएगा। तो ये दो तो यहीं पर गलत हो गए, और आपको नहीं भी पता है तो अब आपका चांस जो है 50% आ गए, और पता है तो आपने तुक्का, अगर जो आप तुक्का भी लगाते हैं तो भी आपका सही होने के चांस 50% बढ़ जाते हैं। तो इसका उत्तर है उत्तर सी, 65A। तुक्के के भरोसे मत रहिए, पढ़िए, जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका अच्छा रहेगा, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यही क्वेश्चन जो होते, यही जो होता है ना कि एक ने तुक्का लगाया और एक ने को याद था, ये एक क्वेश्चन ही आपको हजारों लोगों से बाहर आगे पहुंचा देता है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम्स के पर्पज से। तो प्रैक्टिस कीजिए जितनी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के अनुसार द्वितीयक साक्ष्य में प्रवेश दिया जा सकता है अपवाद स्वरूप मामले, कि कितने अपवाद हैं ऐसे कि जहां पर जो है वो द्वितीयक साक्ष्य को दिए जा सकते हैं? 3, 5, 7 या 9? कभी भी बहुत डीप क्वेश्चन आ जाता है, ये तो इतना डीप क्वेश्चन नहीं है, पता ही होगा कि कितने ऑप्शन उसमें दे रखे हैं। इसका उत्तर है उत्तर सी, 7 मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा सार्वजनिक दस्तावेजों को परिभाषित करती है? कि सार्वजनिक दस्तावेज कहां पर दिए गए हैं? धारा 34, धारा 35, धारा 74 या धारा 78? इसका उत्तर है धारा 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सही विकल्प चुनिए। स्वीकृति, सह अभियुक्त, निजी दस्तावेज या न्यायिक समसूचना कहां कहां दी गई है? इनमें से हमें सही विकल्प चुनना है कि सही विकल्प कौन सा है। न्यायिक सूचना ये सही नहीं है। स्वीकृति आपको पता है, धारा 17 भी हमने पढ़ाई है कि धारा 17 में ये दिया गया है, ठीक है। तो इसका उत्तर है उत्तर बी, निजी दस्तावेज। जो सही है वो जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट की बात की गई है वो धारा 75 में की गई है, बाकी ये कोई भी जो है सही मैच नहीं है। ये आप जो उसका कंटेंट होता है, जो हेडिंग होती है, आपको वहां से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जिनके सारे सेक्शन वो याद है वो बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जिनका थोड़ा भी रिवीजन नहीं हुआ है, कहते हैं ना कि कितना भी आप पढ़ लो और अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो यही क्वेश्चन जो है गलत होते हैं। पढ़ रखा है, कितनी भी मेहनत कर रखी है, रिवीजन इसीलिए जरूरी होता है कि पता तो है कहां पर है, कि 74 है, 75 है या 76 है। इस तरह का जो कंफ्यूजन है, अगर एक बार रिवीजन हो जाता है या टाइम के साथ साथ उसको हम रिवाइज करते रहते हैं तो ये गलती नहीं होती है। तो उम्मीद है कि आप अपना रिवीजन जारी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमनिया प्रेजमेंटर राइट एसे एक्टा का मतलब है। इसका मतलब क्या है? सभी कृत्यों को सही माना जाता है, सभी कृत्यों को सही नहीं माना जाता है, सभी कृत्यों को गलत तरीके से किया जाना माना जाता है, सभी कृत्यों को गलत नहीं माना जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सभी कृत्यों को सही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा
85A के तहत किस तरह का समझौता किया जा सकता है? लिखित समझौता, मौखिक समझौता, इलेक्ट्रॉनिक समझौता या उपरोक्त में से कोई नहीं। कैसा समझौता किया जा सकता है? 85A। देखिए अभी मैंने आपसे यही डिस्कस किया कि 85A की बात की गई, तो ABCD ये बाद में जुड़े होंगे और ये बाद में जुड़े हैं तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वहीं पर आई है, तो इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर सी होगा। उत्तर सी, इलेक्ट्रॉनिक समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राफिक संदेश के रूप में उपधारणा से संबंधित प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की धारा में सन्निहित है। उपधारणा से संबंधित प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें ऑप्शन है धारा 83, 85, 87 या धारा 88। इसका उत्तर है उत्तर डी, धारा 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित अभिरक्षा से आने वाले 30 साल से अधिक पुराने एक दस्तावेज का निष्पादन है। एक है कानून के खंडन का अनुमान, तथ्य की उपधारणा, कानून की अपरिवर्तनीय उपधारणा या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, तथ्य की उपधारणा। कि अगर कोई 30 साल पुराना कोई डॉक्यूमेंट है, कोई दस्तावेज है, तो वो उसका निष्पादन किया गया है, एग्जीक्यूशन किया गया है, ये उपधारणा की जाती है और ये उपधारणा जो है तथ्य की उपधारणा की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज के प्रमाणित लेखक को बुलाना कब आवश्यक नहीं है? कि प्रमाणित किस लेखक ने किया था उसको बुलाना कब आवश्यक नहीं है? जब दस्तावेज कोई वसीयत नहीं है, जब तक दस्तावेज 30 साल पुराना है, ए और बी सही है और ए और बी गलत है। तो इसका जो आंसर है आपको पता ही, आपने जब पढ़ा होगा आपको बताया होगा, कोई भी दस्तावेज जो वसीयत नहीं है, क्योंकि ये जो है ये दस्तावेज जो है वसीयत पर जो है लागू नहीं होता है और ये का जो नियम है ये लागू नहीं होता है, और अगर 30 साल पुराना है तो भी उसको जो है बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका उत्तर है उत्तर सी, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने साल पुराने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सही साबित किया जाएगा अगर वे किसी अभिरक्षा से उत्पन्न होता है जिसे विशेष मामले में न्यायालय उचित मानती है? 5 साल, 30 साल, 20 साल या 10 साल। देखिए ये हमें याद रखना चाहिए कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि 30 साल हमने रट लिया है और लिखा हुआ कि हमने 30 साल पढ़ा है, लेकिन कभी कभी हम छोटी सी गलती कर देते हैं कि ये नहीं देख पाते क्या है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात की जा रही है, तो जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात की जाती है तो ये वहां पर घटकर 5 साल हो जाता है। तो इसका आंसर है उत्तर ए, 5 साल, क्योंकि 30 साल रट रखा है, कई बार पढ़ते हैं हम 30 साल 30 साल 30 साल, तो बिना हम उसको चेक किए उसको 30 साल मान लेते हैं। ठीक है, 30 साल मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर वही मैच करने का आ गया कि कौन सा मैच करना है। ये हम अभी इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे पक्षद्रोही साक्ष्य की बात की थी, तो ये बताया ही था। गेम में दूसरा देख लो कहां पर है, ये इन्होंने यहाँ दे ही रखा है। ये बिल्कुल वही हुआ जिसके बारे में बात की गई थी कि हम जानते हैं कि 154 में है पक्षद्रोही साक्ष्य, हॉस्टाइल विटनेस जब हो जाता है उसके बारे में बात की गई है, या कब वो अपने गवाह से बात की जाती है। मान लो 154 ये सबको पता रहता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो LLB है वहां पर भी यही एग्जाम में आता है, तो हम तभी ये डिस्कस करते हैं। तो अब आप देखिए कि गे का जो दूसरा पॉइंट है ये कहाँ दिया गया है। गे का दूसरा पॉइंट जो है ये यहाँ दिया गया है। तो अगर आपको सिर्फ यही पता है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट कहीं पर भी नहीं है, तो ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। तो अगर आपको सिर्फ यही पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसकी अभी बात कर रहा था कुछ देर पहले कि कभी कभी सिर्फ हमें एक पॉइंट पता होता है ना, तो तब भी हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हॉस्टाइल विटनेस कहाँ होता है 154 में, और सिर्फ हमको इतना पता है, बाकी हमें कुछ नहीं भी पता, तब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कभी कभी किस्मत इस तरह से भी काम करती है। तो ये सारे तरीके हमें पता होने चाहिए और ये प्रैक्टिस से आते हैं। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका उत्तर है उत्तर ए, क्योंकि हमने बताया अभी कि गे का दूसरा पॉइंट है और वही हमें आता था, तो इसका उत्तर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही है, मैचिंग करनी है। तो आपको जो भी मैच करना है आपको पता होगा, उसको उसी तरीके से हम करेंगे। कोशिश करना कि एलिमिनेट प्रोसेस करो। अगर आपको सारा पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप उसी तरीके को आजमाएं जो अभी बताया गया है। वो ट्रिक होती है पेपर को सॉल्व करने की। इसका उत्तर है उत्तर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रति न होने पर छाया प्रति स्वीकार्य साक्ष्य है, अस्वीकार्य साक्ष्य है, निर्भर करता है और उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका उत्तर है
ऑप्शन बी अस्वीकार्य साक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों तथा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर अधिनियम की किस धारा में है? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मतलब अभिलेख डॉक्यूमेंट की कहां बात की गई है, या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की कहां पर बात की गई है? ये ऑप्शन है धारा 65A, धारा 85A, धारा 88A या धारा 85B। क्या कहा गया है, इसको हम पढ़ सकते हैं उस तरह से भी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, धारा 85 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्यता का प्रावधान करती है? कब हम सेकेंडरी एविडेंस ले सकते हैं? ये कहां का ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर है उत्तर डी, धारा 65। ये बात करती है कब सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। देखिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो इसलिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। और ये क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो आपको बता दिए गए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।